नमस्ते योगीज। मैं चांदनी कुमारी विन्यासा योगशाला में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है अस्थमा, दम्मा। ये अस्थमा एक ऐसी बीमारी है, जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती है वैसे ही जिन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है उनका ये बीमारी बढ़ने लगता है। नॉर्मल इंसान को भी सांस लेने में सर्दियों में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अस्थमा जो बीमारी है ये सिर्फ एक चीज इसका कारण नहीं है, इसका कारण कई भी हो सकता है। हो सकता है ये जेनेटिक हो सकता है ये एलर्जी से रिलेटेड हो सकता है ये पॉल्यूशन से रिलेटेड है, एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड हो, या फिर किसी को कोई खाने से एलर्जी हो, या किसी को जो बंदा स्मोक करता है उसे भी अस्थमा का प्रॉब्लम होता ही है। या बहुत लोगों को जो फूल होते हैं उस फूल के पराग पोलन जो होते हैं वो पोलन जब उड़ते हैं हमारे नेसल पैसेज में तो वहाँ एक एलर्जी सा उत्पन्न होता है। ये सब कुछ ऐसे सिम्टम्स है, कारण है जिससे अस्थमा होने की संभावना है। इसीलिए मेडिसिन को तो अवॉइड ना करें, लेकिन अगर हम छोटे अगर अपने डेली लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, अपने रूटीन को चेंज करते हैं, तो हमें अस्थमा में बहुत फायदा हो सकता है। होता क्या है कि जब हम श्वास लेते हैं, हमारा जो नेसल पैसेज है, हमारा श्वास जब जाता है ट्रेचिया, ब्रोंकाइज, ब्रोंक्योलिस, ऐसे करके वो धीरे धीरे नस जो है ट्रेकिया इतना मोटा होता है, फिर ब्रोंकाइज थोड़ा पतला, ब्रोंक्योलिस थोड़ा और पतला, तो जितनी पतली पतली नस नाड़ियां होने लगती हैं तो श्वास लेने में प्रॉब्लम होता है। अगर उसमें म्यूकस जम जाए तो म्यूकस तो जमता ही है, लेकिन जो एस्थमेटिक पेशेंट है उनमें और ज्यादा जमने लगता है। ये जो नली होती है, ये नली में म्यूकस जब जम जाता है तो धीरे धीरे ये नली सिकुड़ने लगती है, और जब सिकुड़ने लगती है तो श्वास लेने में प्रॉब्लम होती है। विजलिंग का आवाज आने लगता है, खरखर सा गला करने लगता है। इसको अगर कम करना है तो थोड़े से अपने खान पान में सुधार करें, थोड़े से लाइफस्टाइल को सही करें। और योग में ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको हर दिन नियमित रूप से करें, आपको अस्थमा में बहुत आराम मिलेगा। जैसे कि अगर हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज में, प्राणायाम में हम अगर भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो बहुत आराम मिलता है अस्थमा। भस्त्रिका प्राणायाम कैसे किया जाता है? पहले तो स्लोली श्वासों पर ध्यान दें। अगर आप 2 सेकंड में श्वास ले रहे हैं तो 2 सेकंड में श्वासों को छोड़ें। थोड़ा फास्ट करें, ऐसे हाथ रख लें, थोड़ा और फास्ट, ये हमें शरीर में गर्माहट देती है। भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारे शरीर गर्म होता है, ऊर्जा आती है। इससे जो कफ है, जो कफ हमारे चेस्ट रीजन में जमा हुआ है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। दूसरा प्राणायाम है कपालभाति। कपालभाति भी करते हैं तो उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है और कफ में आराम मिलता है। तो कपालभाति करने के लिए ध्यान मुद्रा में बैठ सकते हैं, सुख आसन में बैठें या पद्मासन, जैसे आपको आराम हो। श्वासों को इसमें लिया और श्वासों को धीरे धीरे छोड़ें, फिर श्वास लेने पे ध्यान ना दें।
मुद्रा करने से कम 20 या 21 बार कपालभाति करें। अंदर में ऊर्जा उत्पन्न होगी, हमारा कफ कम होगा। तीसरा प्राणायाम जो है उसे कहते हैं सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम में श्वासों को दाहिना नासिका से लेते हैं और बाएं नासिका से छोड़ते हैं। फिर से दाहिने नासिका से लिया और बाएं से छोड़ा। हमारा सूर्य नाड़ी एक्टिव होता है। जब हम सूर्य नाड़ी एक्टिव करते हैं, हमारे बाईं मस्तिष्क एक्टिव होती है, ऊर्जावान होती है और हमारे अंदर गर्माहट आती है। सूर्य भेदी प्राणायाम करने से कफ कम होता है। इसे सर्दियों में तो हर एक बंदे को करना चाहिए। गर्मी में थोड़ा इसे कम करते हैं, क्योंकि बाहर भी ऊर्जा और अंदर भी ऊर्जा, तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए सूर्य भेदी प्राणायाम हमेशा सर्दियों में करें। ये सन्मुखी मुद्रा, श्वासों को जितना स्लो लेंगे और जितना स्लो छोड़ेंगे उतना फायदा। सूर्य भेदी प्राणायाम बहुत अच्छा प्राणायाम और स्ट्रेस को भी कम करता है। नेक्स्ट प्राणायाम, उसका नाम है उज्जयी प्राणायाम। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, इतने सारे कैसे करें, तो किसी एक दिन एक प्राणायाम, किसी एक दिन दूसरा प्राणायाम। अगर कुछ समझ में ना आए तो उज्जयी प्राणायाम तो अस्थमा पेशेंट के लिए तो बहुत फायदा है। इसीलिए उज्जयी प्राणायाम हर एक अस्थमा से रिलेटेड लोगों को करना ही चाहिए। उज्जयी प्राणायाम में सबसे पहले श्वासों को जब लेते हैं तो गले के उसके पास की जो नली है उसे संकुचित करते हैं, उसे थोड़ा सा दबाने की कोशिश करते हैं और जब श्वास लें तो उस नली में वायु टच हो और एक आवाज आए, जैसे इसमें मैंने श्वासों को लेते हुए एक आवाज सा निकाला, उससे हमारे गला संकुचित हुआ। फिर थोड़ा मैंने जालंधर बंद लगाया और श्वासों को होल्ड किया 5 सेकेंड 10 सेकेंड जितनी क्षमता हो। फिर धीरे धीरे नॉर्मल और दाएं नासिका से मैंने रेचक किया, मतलब श्वासों को धीरे धीरे निकाला दाएं नासिका से। तो ये है उज्जयी प्राणायाम, ये बहुत फायदा है, इसे जरूर से जरूर करें। नेक्स्ट प्राणायाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। ये अनुलोम विलोम। और अगर ज्यादा इफेक्ट देखना है तो आप अपनी नाड़ी को चेक करें कि आपकी कौन सी नाड़ी, हठ या पिंगला नाड़ी या फिर ये। आप
अपनी नाड़ी को चेक करें, ईड़ा या पिंगला कौन सी एक्टिव है। अगर राइट एक्टिव है तो राइट से ले, और अगर लेफ्ट एक्टिव है तो लेफ्ट से ले। मेरी अभी लेफ्ट एक्टिव है, मतलब चंद्र नाड़ी एक्टिव है, तो मैं चंद्र नाड़ी से इसे लूंगी और सूर्य नाड़ी से मैं इसे छोड़ूंगी, फिर सूर्य से लूंगी और चंद्र से छोड़ूंगी। ये तो कुछ प्राणायाम था, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज थी। अब मैं आपको कुछ आसन बताती हूँ। ये आसन अपनाएं और नियमित रूप से करें। सबसे पहले पारिवृत्त सुखासन। सुखासन जैसे अभी मैं बैठी हूँ ऐसे बैठ जाए, हथेली को ऐसे करके बैक, चेस्ट पूरा ओपन, धीरे धीरे श्वास ले, छोड़े। रिलैक्स। पारिवृत्त सुखासन। हमने ऐसे किया, हमारा नेसल पैसेज, हमारा पूरा फेफड़ा ओपन, जहां पे भी ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज खुलने लगता है और श्वासों का आवन गमन सुचारू रूप से होने लगता है। तो इसे जरूर करें, पारिवृत्त सुखासन। नेक्स्ट आसन जो है गोमुख आसन। गोमुख आसन में सबसे पहले दाएं पैर नीचे, बाएं पैर ऊपर। ये गौ की तरह हमारा एक घुटने के ऊपर दूसरा घुटना। गौमुख आसन जैसे पैर, ये पैर नीचे है तो ये हाथ नीचे और ये हाथ ऊपर, और चेस्ट ओपन। ब्रीथ। स्लोली डाउन। अब इसी को ऑपोजिट करेंगे। इस बार बायां पैर नीचे और दाहिना पैर ऊपर, तो बायां हाथ नीचे और दाहिना हाथ ऊपर। गोमुख आसन। कम से कम 20 से 21 श्वासों पर ध्यान दें और श्वास लें। जितनी लंबी श्वास लेंगे, हमारे जहां पे भी कफ है वो धीरे धीरे ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आसन उष्ट्रासन। उष्ट्रासन कैमल पोज। धीरे धीरे जिनसे ये ना हो वो हाफ करें, बिगनर्स आधा करें। जैसे यहां हाथ रख लें, या सिर्फ एक हाथ यहां रखें और एक हाथ यहां। फिर नॉर्मल भुजंग आसन करेंगे। Slowly down. सर्पासन करेंगे।
बंद आसन। हथेली यहाँ रख सकते हैं या ऐसे। धीरे धीरे नीचे। शवासन। हथेली को छत की ओर, पैर लुढ़के हुए, पेट अंदर, फेफड़ा बाहर। गरम तासीर वाले टी, हर्बल टी बनाकर, जैसे लौंग, अजवाइन, जीरा, ग्रीन टी, ये सब का हर्बल टी बना के खाने के 1 घंटा के बाद अगर इसका सेवन करते हैं, तुलसी का काढ़ा, तो बहुत आराम मिलता है जिनको अस्थमा है। कोशिश करें खाने में विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन डी का इंटेक करें। विटामिन ए में जो कैरेट होता है उसमें बीटा कैरोटीन होता है, जो कि बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद है। उसका सेवन चबा चबा कर उसे खाएं। और विटामिन सी में साइट्रिक एसिड, जो खट्टे चीज होते हैं, आंवला, अनार, कीवी, ये सारी चीज खाएं। इससे भी अस्थमा के पेशेंट में आराम मिलता है। और विटामिन डी दूध या अंडे का जो पीले वाला भाग होता है वो खाएं। सूर्य नारायण के पास कम से कम सुबह का 15 मिनट से 20 मिनट की सन बात जरूर लें। ये छोटे छोटे दिनचर्या, ये छोटे छोटे आप अगर बदलाव अपने लाइफस्टाइल में लाएंगे तो अस्थमा में बहुत आराम मिलता है। और अस्थमा ही नहीं बल्कि और अनगिनत लाभ है। अगर अपनाते हैं तो आप फायदे में रहेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो और जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं। नमस्ते योगीज।